वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। अगर आपने प्रोग्रेसिव क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करिए। तो आज क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज यूएस न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो अभी जो यूएस है वो नया जो है वॉशिंगटन कंसेंसस लेकर आया है। ठीक है, अब ओल्ड वाला जो था, जो लॉन्च किया था उन्होंने 1980s में, उसको हटा दिया है। तो देख लेते हैं क्या है ओल्ड वन, क्या है न्यू वन। ठीक है, दो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला है, बट इस आप पूरे आंसर से 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर्स जो है दे सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल की तरह, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड वॉशिंगटन कंसेंसस एंड न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस, ठीक है, आप इस आंसर से ये आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन आपसे पूछ सकता है कि न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस से क्या है इम्पैक्ट इंडिया पे, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, ये भी आंसर आप इस आंसर से कर सकते हो, ये इतना ही ज़्यादा इंक्लूसिव है। ये आपका हो गया। एंड अगर आपसे पूछे डिफरेंस हो गया, फिर उसके बाद एस्पेक्ट पूछे या फिर चैलेंजेस पूछे, चैलेंजेस पूछता है कि चैलेंजेस क्या है न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस के, तो भी आप इस आंसर के थ्रू, ये जो मैंने आंसर दिया इसके थ्रू आप ये सारे ही आंसर्स जो है लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं कि न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है और उसके इम्पैक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि हम फॉर्मेट देखते हैं, तो पहला आपका हो जाएगा इंट्रो, एंड देन उसके बाद आप बताओगे न्यू और न्यू एंड जो है ओल्ड वाले में डिफरेंस थोड़ा सा आप उसको बताओगे। फिर उसके बाद आप वो यूएस ने ये क्यों लेकर आया है, ठीक है, ये आप बताओगे, एंड देन उसका इम्पैक्ट बताओगे, ग्लोबल एज वेल एज इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, तो आपका इंट्रो हो जाएगा एंड देन बॉडी पार्ट, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये कंक्लूजन। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे अगर लिखना हुआ, अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते हो न्यू एंड ओल्ड को, तो आप फ्लो चार्ट बना दो, जैसे कि ओल्ड वॉशिंगटन कंसेंसस, उसका जो जो पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है उसके किस बेस पे लाया गया था, वो सारे पॉइंट्स लिखो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आंसर्स देखते हैं। तो इंट्रो में क्या लिखेंगे कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस आया था पहली बार, वो 1980s में आया था। ये किसको ज़्यादा प्रमोट करता था, तो ये ग्लोबलाइजेशन, डीरेगुलेशन एंड विजडम ऑफ मार्केट, मतलब कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को प्रमोट करता था। जो लाइसेंस बेस्ड इकोनॉमी थी उनको जो है डी लाइसेंस बेस्ड कर रहा था, और मार्केट पे इकोनॉमी को बेस कर रहा था कि सप्लाई एंड डिमांड जो है वो किस पे बेस्ड होगा आपका, वो आपका बेस्ड होगा, सप्लाई एंड डिमांड जो आपका बेस्ड होगा वो आपका मार्केट पे बेस्ड होगा। जिस तरह से मांग रहेगी वैसे ही सप्लाई होगा, उसी तरह का सब कुछ चलेगा। ठीक है, मार्केट पे सब कुछ डिपेंडेंट था। ये जो है प्रमोट करता था ओल्ड वॉशिंगटन कंसेंसस। और न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है, ये जो है लाया गया है टू रीस्टैब्लिश द यूएस हेजिमोनी, और ये जो है प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट करेगा, एज वेल एज ये सब्सिडीज को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि जो 10 प्रिंसिपल ओल्ड कंसेंसस थे हमारे, वो 10 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आप इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था ओल्ड वॉशिंगटन कंसेंसस लिखो, उसके बाद पॉइंट्स अपने लिखते चले जाओ, इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। तो देख लेते हैं 10 प्रिंसिपल्स क्या थे। एक तो यहाँ पे लिखा है लो गवर्नमेंट बोरोइंग, मतलब गवर्नमेंट से बोरोइंग कम करिए और मार्केट से बोरोइंग आप ज्यादा करिए, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, रीडायरेक्शन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग फ्रॉम सब्सिडीज टूवर्ड्स ब्रॉड बेस्ड प्रोविजन ऑफ की प्रो ग्रोथ,
तो ये जो सब्सिडीज को प्रमोट नहीं करता था, ठीक है। ये सारी चीजें क्या थी, मार्केट बेस्ड थी, और ये सब्सिडीज पे प्रमोट नहीं करता था। टैक्स रिफॉर्म, ठीक है, ये भी पॉइंट सही है कि टैक्स पे जो है रिफॉर्म्स लाने चाहिए। पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखना चाहिए जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो कोई कंपनी हो या फिर लोग हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया, किसी को जो है टैक्स से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर कॉम्पिटेटिव एक्सचेंज रेट होता था कि $1 के बाद जिस तरह से डिमांड और सप्लाई होता था उसी तरीके से मार्केट में जो है वैल्यू जो है मनी का उसी तरह एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था, ठीक है। जैसे अगर डिमांड डॉलर का डिमांड ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, डॉलर की, और रुपी क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज था। फिर उसके बाद देखते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है, ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिबरलाइजेशन ऑफ है आपका लिबरलाइजेशन ऑफ इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या ये प्रमोट करता था। फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस, मतलब जो भी गवर्नमेंट बेस्ड इंडस्ट्री थी उनको क्या करना, प्राइवेटाइज करना, ठीक है। देन डीरेगुलेशन बताई दिया आपको, लाइसेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए। एंड देन लीगल सिक्योरिटी फॉर प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसके राइट को प्रमोट करने के लिए लीगल तरीके से उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ये 10 प्रिंसिपल्स थे आपके किसके, जो कि आपके ओल्ड वाशिंगटन के जो है ये 10 प्रिंसिपल्स थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसी क्या नीड पड़ी कि जिससे न्यू वाशिंगटन कंसेंसस यूएस जो है लेकर आया है। तो देखते हैं, एक तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब देयर इज अ ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक दूसरे का इंटरेस्ट जो है क्या कन्वर्ज हो रहा था, ठीक है। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है, अगर हमारा इंटरेस्ट है लाइक मार्केट, एक दूसरे का, हमें ऑयल की ज़रूरत है तो दूसरी भी कंट्रीज को ऑयल की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज का क्या है, एक कन्वर्ज हो रहा है ना, तो इस तरीके से कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। देन जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएस और चाइना। अब जियो इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन मतलब इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन किसके किसके बीच में है, यूएस और चाइना। और चाइना हमेशा क्या करता रहता है, अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता रहता है, ठीक है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ट्रेड जो है मैनिपुलेट होती रहती है। देखते हैं चाइना के गुड्स कितने ही सस्ते मिलते हैं, ठीक है। फिर चाइना करेंसी मैनिपुलेशन टू एक्सपैंड दिस रीच इन द मार्केट, ठीक है, बता दिया पॉइंट। फिर यूएस इज सीकिंग वाइडर इंटरनेशनल कंसेंसस। अभी यूएस को क्या चाहिए, इनको चाहिए कि इन जो भी चीजें ये कर रहे हैं, मतलब इनको अपनी हेजेमोनी जो है हर जगह एक्सपेंड करना है, हर कंट्रीज में, और वहां पे जो है एक्सपेंड तो करे और वहां के लोग जो है यूएस पे अपना कंसेंसस बनाए रखे, मतलब सहमति भी रहे। अगर यूएस एक्सपेंड कर रहा है अदर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने फॉरेन पॉलिसी को लेके, जो भी एक्सपेंशन वो कर रहा है, तो दूसरी कंट्री भी क्या है उससे सहमत हो, ठीक है, ये चीज है। तो इसलिए यूएस ये लेकर आया है। तो आपको समझ में आ गया, एक तो सबके इंटरेस्ट एक साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो रही है एक दूसरे के इंटरेस्ट। फिर यूएस चाइना का जियो इकोनॉमिक कंपटीशन जो है उसकी वजह से, फिर चाइना का करेंसी मैनिपुलेशन, फिर यूएस क्या चाहता है कि इंटरनेशनल कंसेंसस जो है किसी भी मुद्दे पर इंटरनेशनल कंसेंसस जो है बनी रहे, ठीक है, आपसी में इंटरनेशनली आपसी में सहमति जो है बनी रहे। फिर चैलेंजेस क्या है, that have arisen because of the old Washington consensus से क्या चैलेंजेस आए हैं, ठीक है। मार्केट नोज बेस्ट अप्रोच, उसमें क्या था कि हर चीज मार्केट पे ही डाल दिया गया था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है कम कर दिया गया था, ठीक है। तो इससे क्या कोरोना में क्या देखा गया, कोरोना में देखा गया कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है और गवर्नमेंट को जो है उसमें जो है इंटरफेरेंस चाहिए ही चाहिए, या ये फिर हो गया, ठीक है। और अगर पॉवर्टी एलिमिनेशन में भी देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं, पॉवर्टी एलिमिनेशन या फिर कोई भी एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए हमें मार्केट बेस्ड अप्रोच से किस पे आना पड़ेगा, मिक्स्ड बेस्ड, कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट भी उसमें काम करे
और मार्केट भी काम करे, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ मार्केट पे सब कुछ डिपेंड हो जाए तो ये चीज नहीं हो सकता है। फिर डीप ट्रेड लिबरलाइजेशन। डीप ट्रेड मतलब कि वही हो गया जैसे मार्केट नोज बेस्ट कि हाँ मार्केट सब कुछ जानता है, डिमांड जैसा रहेगा वैसा सप्लाई होगा। डीप ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब कि ट्रेड को बिल्कुल ही मार्केट पे छोड़ देना और बिल्कुल भी गवर्नमेंट का जो है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिबरलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी सामान कैसे भी खरीदे उस पर डिपेंड होना चाहिए। ये नहीं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करने लगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है तो वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू अपना खुद से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसीजर था। नेक्स्ट आते हैं, ऑल ग्रोथ वॉज गुड ग्रोथ। ये समझा जाता था कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो सही है, अगर डिफ्लेशन हो रहा है तो भी सही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है तो भी सही है। तो ये माना जाता था हमारा वो ओल्ड वॉशिंगटन कंसेंसस है कि जो भी ग्रोथ, जिस तरह का भी ग्रोथ हो रहा है वो सब क्या है, सही है, चाहे वो अच्छे के लिए हो और चाहे वो बुरे के लिए हो। इसकी वजह से क्या होता था, जो रिचर है वो, जो रिच पीपल है और वो रिचर होते जा रहे थे और जो पुअर है वो और पुअरर होते जा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कुड मेक नेशन मोर रेस्पॉन्सिबल एंड ओपन। अब जब इकोनॉमिक का मतलब एक दूसरे पे कंट्री जो है इंटरडिपेंडेंस होने लगी, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस होने लगी, तो उससे क्या देखा गया कि नेशंस जो है वो इंटीग्रेट होने लगे। अगर जैसे कि कोई मशीन का पार्ट है, हमने क्या करना है, कोई मशीन का पार्ट है, अगर एक चीज वो रशिया में मिल रही है और एक चीज चाइना में मिल रही है और इंडिया में उसको सेटअप करना है, तो हमें क्या इनके साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा, तभी हम वो चीज बना सकते हैं इंडिया में वो मशीन। तो उसी को बोला गया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये इकोनॉमिक है, ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वुड मेक नेशन मोर रेस्पॉन्सिबल एंड ओपन। क्या हुआ, एक दूसरे पे जब डिपेंडेंस बढ़ी तो हम मार्केट को और भी ज्यादा ओपन कर दिए कि कोई भी ट्रेड करे, कुछ भी करे, ठीक है, इस तरीके का, और रिस्पॉन्सिबल हो गया और भी ज्यादा जो है कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट और मार्केट जो है ओपन हो गया लोगों के लिए। फिर डिफरेंस देख लेते हैं ओल्ड एंड न्यू वॉशिंगटन। तो ये क्या है, द न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस इज डिफरेंट टू द ओल्ड। तीन एस्पेक्ट पे जो है ये क्या करते हैं, डिफरेंट है दोनों का। तो फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट आपका वॉशिंगटन इज नो लॉन्गर द अनकंटेस्टेड रोम ऑफ टूडेज वर्ल्ड, इट हैज कॉम्पिटिशन फ्रॉम बेजिंग, ठीक है। अभी जैसे कि पुराना जो यूएस लेकर आई थी, ऑब्वियसली बात है वो यूएस लेकर आई थी तो वो अपनी हेजीमोनी क्रिएट करने के लिए ही लाई होगी, ठीक है। तो उस समय का वर्ल्ड क्या था, डिफरेंट था, और अभी क्या है, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और उसमें किसके साथ सबसे ज्यादा हेजीमोनी दिखाई देती है, हमें चाइना की भी दिखाती है, जो चाइना भी उभर के आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये बोला जा रहा है कि ओल्ड वॉशिंगटन में तो ठीक है यूएस टॉप पे था, यूएस ही सब चीज में आगे था, बट अभी चाइना भी उस चीज से उभर रहा है, चाइना भी आगे बढ़ रहा है हर चीज में। तो इसीलिए जो है न्यू कंसेंसस लेकर आया गया है वॉशिंगटन, जो कि अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर से पहले जो है जो स्थिति थी वो अभी डिफरेंट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी यूएस उस चीज को पहले की तरह नहीं टैकल कर सकता है, तो अभी इसीलिए उसने चेंजेस क्या किया है, न्यू वॉशिंगटन लेकर आया है, ठीक है। फिर सेकेंड देखते हैं, न्यू कंसेंसस जो जियोपॉलिटिकल है, ठीक है। इट डज हैव इकोनॉमिक टूल्स सच एज, जियोपॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स बेस्ड ये ज्यादा है, और पिछला वाला क्या था जो कि इकोनॉमिक बेस्ड ज्यादा था। दे आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट इकोनॉमिक बेस्ड, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स में ये होना चाहिए, मार्केट बेस्ड होना चाहिए। और ये क्या बात कर रहा है, ये एक दूसरी कंट्रीज को एक दूसरे के अगेंस्ट, जैसे कि चाइना को टैकल करना है तो पॉलिटिकली टैकल करना है, ठीक है, ना कि इकोनॉमिकली इन्होंने बात किया है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये जियो पॉलिटिकल है, ना कि जियो इकोनॉमिक है, ठीक है।
इसमें इकोनॉमिक टूल्स तो है, जैसे कि सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना, एंड देन एफिशिएंसी को प्रायोरिटाइज करना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी है इसमें, बट दीज आर लार्जली मीन्स टू नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज्यादा लाया गया कि कैसे यूएस अपनी कंट्री को सिक्योर कर सके चाइना से, ठीक है, विच इज टू कंटेन चाइना, ठीक। द ओल्ड कंसेंसस वॉज अ पॉजिटिव सम गेम, इफ वन कंट्री गॉट रिचर, तो ओल्ड कंसेंसस में क्या था, अगर कोई कंट्री रिच हो रही है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ अदर कंट्री के बेस पे ही वो रिच हो रही है। जैसे वेबर का कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी को अथॉरिटी मिलती है तो किसके दूसरा जो कोई अथॉरिटी उसको छोड़ता है तब वो अथॉरिटी किसी के पास जाती है। तो इसी तरीके से ये भी है, अगर कोई कंट्री रिच हो रहा है तो वो किसके बेस पे, वो दूसरे कंट्री के बेस पे। आप किसी कंट्री को पुअर कर रहे हो या वो थोड़ा कम रिचर है तब आप जाके डेवलप हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि इराक हो गया, तो यूएस ने, यहाँ पे यूएस का क्या था, अपना इंटरेस्ट था किस चीज के लिए, मिनरल्स के लिए, तो वहां पे वो अपनी हेजिमोनी दिखाता था। तो इतनी जितना यूएस में डेवलपमेंट हुआ उतना इराक में तो यूएस ने डेवलप नहीं किया ना, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ओल्ड कंसेंसस का यही चीज था कि जो रिच कंट्री है वो रिचर होती जा रही है, और जो जीरो सम गेम था, ठीक है, मतलब बराबर का गेम नहीं था, एक को लॉस होता था और एक को प्रॉफिट होता था। नेक्स्ट देखते हैं, the third difference is that new consensus is pessimistic as well as the old one is। old वाला क्या था, optimistic था, मतलब पॉजिटिव था, और न्यू कंसेंसस क्या है, नेगेटिव है। अब किस देख लेते हैं, इन दैट सेंस कि जैसे इट इज इंट्यूटिवली अमेरिकन जो है, अभी वो ओल्ड वाला क्या करता था, मल्टीलैटरलिज्म, मतलब मल्टीलैटरल इकोनॉमी को प्रमोट करता था, लेकिन न्यू वाला क्या है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, न्यू वाला क्या है, वो प्रोटेक्शनिज्म को जो है प्रमोट करता है। कैसे, जैसे कि यूएस ने क्या किया, उन्होंने डब्ल्यूटीओ के रूल्स को अबाइड नहीं करता, फॉलो नहीं करता यूएस, उसको छोड़ दिया है। और कोई भी ग्लोबल डिजिटल रूल आता है उसको जो है यूएस नहीं मानता है। तो कोई ट्रेड डील हुआ उसमें भी यूएस इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो सपोर्ट माना जा रहा है कि सारे कंट्रीज मांगते हैं कि जो ब्रिटेन वुड्स रिफॉर्म किया जाए, वो भी जो है यूएस नहीं सपोर्ट करता। मतलब इसका क्या हो गया, अब यूएस जो है वो यूनिलैटरली काम कर रहा है, ना कि मल्टीलैटरल। और पिछला वाला क्या था, जो हमारा ओल्ड था वो मल्टीलैटरल पे बेस्ड था। ये क्या था, मल्टीलैटरल पे बेस्ड, मल्टीलैटरलिज्म पे बेस्ड था। और ये यूनिलैटरलिज्म क्या सपोर्ट करता है, ये प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, प्लस सब्सिडीज को प्रमोट करता है, ठीक। और ये मार्केट को सपोर्ट करता था कि मार्केट में जैसी डिमांड सप्लाई हो उस तरीके का इकोनॉमी चलेगा। आई होप आई एम क्लियर विद इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं किस एस्पेक्ट पे जो है न्यू वाशिंगटन कंसेंसस बेस्ड है। तो पहला एस्पेक्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजी। चाइना को कोई भी मना किया गया कि चाइना को कोई भी टेक्नोलॉजी जो है नहीं दिया जाएगा, कोई भी कंट्री चाइना को टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करेगी। और क्या है, सेकेंड पॉइंट है आपका, टर्न द ओल्ड कंसेंसस ऑन इट्स हेड्स बाय प्रोटेक्शनिज्म एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि बेस्ड होगा स्टेट सब्सिडीज पे, ठीक है, मार्केट बेस्ड नहीं होगा ये। थर्ड क्या है, टू रीच आउट चाइना एंड क्लेम दैट ऑल वॉशिंगटन वांट्स टू डे रिस्क एंड डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी। मतलब अपनी इकोनॉमी को क्या है, यूएस क्या करना चाह रही है, डाइवर्सिफाई करना चाह रही है। तो ये इसके तीन एस्पेक्ट हो गए, ठीक है। आप आंसर अकॉर्डिंग टू लिखोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो इसमें तो पहले आपने ये सारा स्ट्रेंथ प्रिंसिपल्स बताओगे, ओल्ड का तो आपको बताना होगा, तभी आप न्यू के बारे में कुछ लिखोगे, ठीक है। और इंट्रो में आप क्या करोगे, थोड़ा सा न्यू के बारे में और थोड़ा सा ओल्ड के बारे में, कब से स्टार्ट हुआ था वो लिखोगे। एंड देन क्या नीड पड़ी, हमें क्यों लाना पड़ा ये कंसेंसस, चैलेंजेस क्या है, ठीक है, जो अराइज हुए थे। ये डिफरेंस जब आपको पूछा जाएगा तब आप ये पॉइंट लिखोगे, ठीक, ओके।
तो ये देख लिया, जब ये डिफरेंस पूछा जाएगा, मतलब क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि आप डिफरेंस बताओ, तो आप ये पॉइंट लिखोगे, एल्स आपका यहाँ इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद एस्पेक्ट आपको लिखना ही है। न्यू, इस क्वेश्चन में आप एस्पेक्ट लिखोगे, किस एस्पेक्ट्स पे ये बेस्ड है, न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस। फिर चैलेंजेस देख लेते हैं क्या क्या आएंगे न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस के। ये जो चीफ है निविदिया के, निविदिया, ठीक है, कंपनी है जो एआई कंप्यूटिंग मटेरियल सिस्टम बनाती है, ठीक है, वर्ल्ड लीडर है इसमें। इसके जो चीफ है, इस कंपनी के जो चीफ है, उन्होंने वार्न किया कि दैट बैटल्स ओवर चिप्स रिस्क इनॉर्मस डैमेज टू यूएस इकोनॉमी, कि इस तरीके का जिस तरह यूएस लेकर आ रहा है और मना कर रहा है चाइना के साथ ट्रेड करने पर, तो ये किसको ज्यादा हार्म करेगा, ये हार्म करेगा यूएस के ही इकोनॉमी को ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अब वो कैसे पहुंचाएगा देख लेते हैं। यूएस जो है रफली जो है 1/3 जो है इंडस्ट्री जो है यूएस का, वो किस पे डिपेंडेंट है, चाइना पे, ठीक है। इवन जो उस यूएस की कंपनीज हैं वो इवन 25 to 50% अपना रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती हैं, चाइना से जनरेट करती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है चैलेंजेस हैं न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस के। और सफर फ्रॉम, और ये क्या कर रहा है, ये एक तो इकोनॉमी बेस्ड नहीं है, जियो पॉलिटिक्स बेस्ड है, इसलिए इसमें ज्यादातर चीजें जो है एक कंट्री को कैसे टैकल करना है दूसरी कंट्री के साथ, उसके बारे में इसमें ज्यादा बताया गया है। तो ये इसके डीमेरिट्स हैं, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। एक तो यूएस बोल रहा है कि हम चाइना को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, चाइना के साथ ट्रेड नहीं करेंगे ज्यादा, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन यूएस की ज्यादातर इंडस्ट्री कहाँ बेस्ड है, चाइना पे बेस्ड है, और उनका रेवेन्यू भी मेनली कहाँ से, चाइना से जनरेट होता है। और एक क्या प्रॉब्लम है न्यू वॉशिंगटन कि वो ज्यादातर पॉलिटिक्स बेस्ड है, ना कि इकोनॉमी बेस्ड है, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया पे। ये पूछा हो या ना पूछा हो क्वेश्चन में, आपको इम्पैक्ट लिखना ही है। कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है आप ये लिखोगे ही लिखोगे उसमें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी में इम्पैक्ट द इंडियाज एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर हम मार्केट को अपने प्रोटेक्ट करेंगे तो इंडिया अपना एक्सपोर्ट कहाँ करेगा, ठीक है। यूएस सबसे लार्जेस्ट ट्रेडर है यूएस इंडिया का, तो अब ऑब्वियसली बात है अगर यूएस जो है प्रोटेक्शनिज्म फॉलो कर रहा है तो इंडिया के एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होगा। एज पर द व्यू ऑफ WTO सब्सिडीज यूज टू मैनिपुलेट द मार्केट लेड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड। तो अगर हम सब्सिडीज देना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, मार्केट इम्पैक्ट होगा, इंपोर्टेड जो गुड्स हैं उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब यूएस में कैसे सब्सिडीज दिया जाता है, उसमें डायरेक्टली सब्सिडीज नहीं दिया जाता है। जैसे ये लैंड है, ठीक है, अब इस साल क्या हुआ, पूरे लैंड पे जो है क्रॉप्स जो है उगाए गए हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, अगर यूएस को इन्फ्लेशन बढ़ाना होगा अपने प्रोडक्ट्स का, तो वो क्या करेगा, जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनसे कहेगा कि आप बस इतने ही लैंड पे क्रॉप ग्रो करो, ये लैंड का जो पैसा होगा वो हम आपको पे करेंगे। तो इस तरीके से जब शॉर्टेज हुआ क्रॉप्स का या फूड ग्रेन्स का, तो उससे क्या है, मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, तो मैनिपुलेट हुआ ना मार्केट। ये तो यहाँ पे यूएस ने इन फार्मर्स को जो है पैसे देकर उनका तो ठीक कर दिया, बट ये क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा मार्केट को। तो इसीलिए ये सब्सिडीज जो है मेनली इंडिया में क्या होगा, एग्रीकल्चर को ज्यादा ही हार्म होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चाइना इज अ मार्केट ऑफ सेमीकंडक्टर चिप विच इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट, अगर यूएन सबके ऊपर इस तरह का लगाने लगा कि हमें चाइना के साथ ट्रेड नहीं करना है। अब जैसे कि इंडिया ज्यादा किसके तरफ बायस्ड है इस समय, वेस्ट की तरफ, ठीक है, मतलब यूएस की तरफ, यूएस के साथ इसका अच्छा रिलेशन है। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया क्या, यूएस क्या कहेगा कि आप भी ट्रेड जो है कम करो चाइना के साथ, राइट। तो चाइना में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में यूज होते हैं। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है उनको भी जो है लॉस होगा, ठीक है, अगर चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे। फाइन।
फिर टसल बिटवीन यूएस है, ये कैपिटल है, कैपिटल लेटर, यूएस, यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना विल इम्पैक्ट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब अगर इंडिया यूएस का रिलेशनशिप अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है उससे किसको इम्पैक्ट होगा, इंडिया चाइना के रिलेशन को इम्पैक्ट होगा, क्योंकि चाइना जो है चाइना और यूएस में क्या है, एंटी है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस है वो चाइना को ही टैकल करने के लिए मेनली लाया गया है। तो इससे जो है इंडिया और चाइना का रिलेशन भी हार्म होगा। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ द यूएस इज स्ट्रॉन्ग। क्या है अल्टीमेट यूएस का ये कंसेंसस लाने का, उसको स्ट्रॉन्ग बनना है, रिसिलियंट एंड लीडिंग एज टेक्नो इंडस्ट्रियल बेस बनाना है यूनाइटेड स्टेट को, ठीक है, और मतलब कि टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी बनाना है यूनाइटेड स्टेट को एंड इट्स लाइक माइंडेड पार्टनर्स, जैसे कि जापान हो गया जो यूएस को ज्यादा सपोर्ट करता है, देन साउथ कोरिया, ये सबको क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केट में स्टैब्लिश करना है। स्टैब्लिश एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज अलाइक कैन इन्वेस्ट इन रिले अपॉन टुगेदर, एक साथ ये अपने आप को डेवलप करेंगे और जो भी यूएस का पार्टनर है उसको भी। The obstacle that need to be overcome at home and in the world to devise global economy order that works both for the US and its partner। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको टैकल करने के लिए इस तरीके का काम किया जाएगा, इस तरीके का यूएस काम करेगा जो कि उसको भी जो है प्रॉफिट हो एंड उसके जो पार्टनर्स हैं जैसे कि जापान, साउथ कोरिया एंड देन ताइवान, ये सबको भी प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, यूएस मस्ट बी रेडी फॉर सब्सटेंसिव engagement with this partner and India must be ready to respond। यूएस जो है रेडी होना चाहिए अगर कोई भी दिक्कत आती है इनके पार्टनर्स को तो उसके साथ अच्छे से इंगेज करे इकोनॉमी को लेकर, प्लस रेडी रहे कि अगर कोई भी दिक्कत इनके पार्टनर्स को आती है, जैसे इंडिया हो गया तो नहीं सॉरी जैसे यूएस है अपने पार्टनर्स को लेकर अगर उसे इंगेजमेंट करना है, मतलब उसको किसी भी चीज में उसको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए तैयार है, और इंडिया को भी तैयार रहना चाहिए कि अगर यूएस कोई भी चेंजेस लेके आता है तो उसके लिए इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, उसके लिए इंडिया को तैयार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे और यूएस कुछ भी करता चला जाए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इंडिया को भी रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, जिस तरह यूएस चेंजेस कर रहा है वैसे ही इंडिया को भी चेंजेस करना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। There will also be many disagreement on the identification of priorities as well as on the detail of the specific outcomes in rearranging the global economic order। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे बहुत सी चीजें होंगी यूएस और उनके पार्टनर्स में, ठीक है, जिसपे दोनों की सहमति नहीं बनेगी, मतलब डिसएग्रीड हो जाएंगे दोनों। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए किस तरीके का करना चाहिए, सॉरी बीच में रुक गया था रिकॉर्डिंग। तो किस तरह से यूएस को वो चीज डिसएग्रीमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए और कंसेंसस कैसे बिल्ड करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिल्डिंग ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड रिजॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स मस्ट बी व्यूड एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्पेस, स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, तो ये जो नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं और जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने के लिए ये जो चीजें आई हैं उसका इंडिया को क्या है फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी का अपने इकोनॉमी को और अच्छा बनाने के लिए। फिर एट द डॉन ऑफ द रिफॉर्म इन द अर्ली 19 इंडिया स्ट्रगल्ड टू, जब 1990s में ये रिफॉर्म आया था ओल्ड वॉशिंगटन, तो इंडिया इतना केपेबल नहीं था कि उसको सही से अडॉप्ट कर सके। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी इंडिया के पास सारे रिसोर्सेस हैं
और इंडिया इस न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस से जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है, अब इससे कोप कर सकती है, और जो इंडिया के जो फेवर में नहीं है उसको इंडिया रिस्पॉन्ड उसके लिए कर सकती है। टुडे एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमीज इट कैन एंड शुड एक्टिवली रीशेप द ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। द रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द वॉशिंगटन कंसेंसस वेर मच डिबेटेड, ठीक है, अभी ये वॉशिंगटन जो डिबेट में है। दे वेर क्रिटिसाइज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सब्सिडीज स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, कि हमें सब्सिडीज को एलिमिनेट करना चाहिए जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। फोकस ऑन ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन इम्पैक्टेड नेशन विद सफिशिएंट रिजर्व, अगर हम प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व देंगे तो उससे क्या होगा, जो रिसोर्स वाली कंट्रीज है उनको जो है उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एंड द डोमिनेंस ऑफ दीज आइडियाज फेडेड इन द वेक ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो कंक्लूजन तो आप अपने आप से भी बना सकते हो, वैसे मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट दे दी हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस, उसके क्या चैलेंजेस है, ओल्ड वॉशिंगटन कंसेंसस के क्या प्रिंसिपल्स हैं, एंड देन उसमें नीड की क्यों आया वॉशिंगटन कंसेंसस को लाने के लिए, चैलेंजेस क्या थे ओल्ड वाले में, डिफरेंस क्या है दोनों में, एंड देन एस्पेक्ट क्या है न्यू कंसेंसस का, देन उसके बाद है चैलेंजेस जो है न्यू वॉशिंगटन कंसेंसस अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो क्या चैलेंजेस आएंगे, भी इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, एंड देन वे फॉरवर्ड। तो ये आपका ओवरऑल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और सीखने को मिला होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, थैंक यू।